तो आप लगातार देख रहे हैं बजट, जो कि अंतरिम बजट पेश किया गया है, उसमें दरअसल क्या वाकई में कुछ भी ऐसा है जो कि आपके फायदे के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर कहा जाए तो हां, कुछ ऐसा है जो कि आपको थोड़ी बहुत राहत दे सकता है, लेकिन जैसा कि अभी हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि यह दरअसल रिसेशन की एक निशानी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्चा हमारे साथ जारी है। तो अमीन साहब, फिर फ्लोर आप ही के ऊपर, जाहिर सी बात है, सारे जवाब आप ही को देने हैं। तो निर्भया फंड का क्या हुआ ये बता दीजिए, वो 1000 करोड़ कहां है? मैं निर्भया फंड पे आता हूं, लेकिन अभी जो इन्होंने मुद्दा रेज किया है कि सोशल सेक्टर पे इतनी स्पेंडिंग हो रही है और इनको रिसेशन आप देखिए, जो ट्रिकी मुद्दा होता है अजय जी एक मिनट मुझे कहने दीजिए कि दो इस पे पॉइंट बहुत महत्व के हैं। एक है कि पिछले 9.5 सालों में 140 मिलियन 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? नहीं, आपने उसका पैमाना किसका दिया ना? क्या आपने तय कर दिया कि किस रुपए में हम खाना खा सकते हैं? आप चाहे किसी भी रुपए पे, अगर आप 2004, अगर आप अजय जी मेरी बात सुनिए, अमीन साहब, अजय जी मेरी बात सुनिए, अगर आप 2004 में से जैसे हाकू अजय जी वो अगर आप 2004 में वही रेखा है तो वही क्राइटेरिया आप 2013 में भी तो रखेंगे ना। चाहे आप 2 रुपए रखिए, चाहे आप 13 रुपए रखिए, महंगाई बढ़ाते जाइए और उसके बाद मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल जो है उसको आप कहिए कि वो पहले जैसा बना हुआ है। मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने लोग 2004 में थे उससे आज 14 करोड़ कम हैं। आप एक बात ये है, एक बात और मान लीजिए। दूसरी बात देखिए, मैं इस आंकड़े पर आपके वाकई में आपत्ति इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि इस 10 साल में हमारी आबादी भी 25 करोड़ बढ़ गई है। तो उसको आप कहां रखना चाहते हैं? वो आबादी क्या सिर्फ नीचे के वर्ग में बढ़ती है, बाकी के वर्ग में जहां पर संपन्न वर्ग में वहां आबादी नहीं बढ़ती क्या? देखिए अभी आप आंकड़ों के साथ आप खेल रहे हैं और ये सारे लोग और ये सारे जो 25 करोड़ है वो क्या गरीबी रेखा के नीचे पैदा हुए थे? ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता था, आपने मुझे बीच में टोका था, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि इन 10 वर्षों में इंडिया भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है जिसे आप लोग तमाम नकारते रहते हैं। आपने जीरो इकोनॉमी इनहेरिट नहीं की थी, आपने उस समय 6.5% पर ग्रोथ रेट था। आपको मैं आप इस चीज को नकार नहीं सकते। ठीक है अजय जी, अब आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको आंकड़े, आप क्योंकि एनडीए सरकार की बात आप लाए हैं, तो मैं मेघवाल जी को नहीं तो वो फिर मुझे टिकट देंगे। मेघवाल जी आइए। मेघवाल जी आपको टिकट जरूर देंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। 1999 में हमारी भारत की इकोनॉमी थी 428 बिलियन। 2004 में जब इन्होंने खत्म की, इनकी सरकार हुई, तब इनकी इकोनॉमी थी 617 बिलियन। कितना ग्रोथ हुआ? 45%, 45%। 617 बिलियन डॉलर इकोनॉमी को 2009 में 1.2 ट्रिलियन ले गए। 100% ग्रोथ की वो यूपीए 1 ने। ठीक है, एक मिनट, यूपीए 1 इनहेरिट, देखिए यहाँ पर आप बुरा मत मानिएगा, आप लोग नकार देते हैं। एक मिनट, ये पॉलिसी डिसीजन था जो कि 2 साल पहले 3 साल पहले लिया गया था। अजय जी मेरी बात, आप लोगों ने काटा। अजय जी मेरी बात, पेड़ कोई लगाए, फल आप काटे और आप कहें कि हमने फल उगाया, उसका फल गलत बात। उसका फल यूपीए 2 ने तो नहीं काटा। यूपीए 2 में 1.2 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन हो गए, 55% ग्रोथ रेट को। वो फल कहां से आया? 9.1 के ग्रोथ रेट को आपने 4.5 तक पहुंचा दिया है। ये आपकी उपलब्धि है यूपीए 2 की। अजय जी आप तो टिकट दे दीजिए मुझे। मेघवाल जी भी जानते हैं 9.1% ग्रोथ रेट इसलिए आया था कि उसका लो बेस रेट इफेक्ट होता है, क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर में उनकी ग्रोथ रेट बहुत लो हुई थी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये ग्रोथ रेट हुआ है। देखिए, हम लोग आंकड़ों पर बात कर सकते हैं और हम शायद रात भर बात कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी को इससे बहुत फायदा होता नहीं दिखता है। उर्मिलेश जी, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग के जरिए एक पॉलिसी डिसीजन बनाती हुई यूपीए सरकार दिख रही थी और यहां पर अपने कोर वोटिंग कंस्टिट्यूएंसी को देखती दिख रही थी। क्या आपको लगता है कि यही हमारे देश के आर्थिक विकास का रास्ता है? असल में सबसे बुनियादी समस्या यह है कि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं और मैं एक राजनीतिक संवाददाता के नाते मैं कह सकता हूं कि सरकार की सबसे बड़ी समस्या, या इसके पहले की सरकारों की भी सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि जो बुनियादी क्षेत्र हैं जहां सामाजिक विकास जरूरी है, आर्थिक विकास जरूरी है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं। जैसे शिक्षा का, जैसे स्वास्थ्य का। अमीन साहब दावा कर रहे हैं कि आपने इतने करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। बात सही है, मैं उनके आंकड़ों पर कभी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आप भूल जाएंगे कि कुपोषण में आज भी आप सब सहारन कंट्रीज से भी पीछे हैं? बिल्कुल। आई मीन, अगर 25% वहां पर 5 साल से नीचे के बच्चे कुपोषणग्रस्त हैं, तो आपके यहाँ 42% है। और गुजरात के मेघवाल साहब याद करें, गुजरात में भी कुपोषण का जो आंकड़ा है भयावह है, वो उड़ीसा से भी बुरा है। नलिन कोहली जी हमारे साथ जुड़ गए। अच्छा, नलिन कोहली जी तो वो सुन रहे होंगे, हमारे अच्छे मित्र हैं। तो आप गुजरात की बड़ी तारीफ करते हैं, गुजरात का मॉडल भारत को चाहिए। गुजरात के 7 जिले इस देश के 100 सबसे बुरे अविकसित जिलों में से हैं। नर्मदा, तापी, बाजरकाट, साबरकांठा और डांग, और इस तरह के 6-7 जिले ऐसे
ऐसे हैं जो किसी भी दुनिया के पिछड़े इलाकों की बराबरी करने की कुवत रखते हैं। तो अमीन साहब कह देंगे ये तो मोदी जी। अब मेरा ये कहना नहीं, मैं तो एक प्रकारांतर से मैंने जिक्र कर दिया ताकि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रतिनिधि ये न समझें कि अनुपलब्धियां या जो विफलताएं हैं केवल इनके खाते की हैं। मेरा ये कहना है कि कुपोषण में आप बुरी हालत आपकी है, इतने तरक्की के बाद भी आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया के बेहद खराब मुल्कों में से आज भी एक हैं, जहां प्रति व्यक्ति जो खर्च है स्वास्थ्य पर वो शायद दुनिया में जो विकासशील जो देश है उसमें सबसे कम है। ब्राजील, चाइना से तो आप तुलना ही मत कीजिए। 100 रुपए के आसपास हमारा स्वास्थ्य स्पेंड है। और ब्राजील और चाइना से तो आप बिल्कुल तुलना मत कीजिए। इसके अलावा शिक्षा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे पास कोई अर्थशास्त्रियों जैसे आंकड़े नहीं है, लेकिन हकीकत है और गांव से लेकर कस्बों और शहरों की कहानी मेरे पास है कि किस तरह नेहरू युग के दौरान जो खोले गए स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल गांव में और कस्बों में, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उनकी जगह जो नई शिक्षा पद्धति लाई जा रही है, जो नए शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं, वो कारोबार हैं। कुल मिलाकर ये विफलताएं इस सरकार के, एनडीए सरकार के खाते में जाती है। सिर्फ उर्मिलेश जी की टिप्पणियां नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो आपकी सरकार के खिलाफ बहुत कुछ आग उगलती हुई दिखाई दे रहे हैं। आपके दो एक्सपर्ट्स की बात हम आपको अभी दिखाते हैं। आप देखिए किस तरीके से यूपीए सरकार को अपने आप को बचाना शायद मुश्किल पड़ेगा। देखिए क्या कह रहे हैं तमाम एक्सपर्ट्स। अगर आप बजट देखेंगे तो आपको एक विषय का बात होगा कि 3 साल में, ये साल और पिछले 2 साल में जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट था, वो टैक्स कलेक्शन टारगेट सरकार को रीच नहीं हुआ। और जो एक्सपेंडिचर का टारगेट था, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हर साल ज्यादा हो गया है। और जो प्लान एक्सपेंडिचर था, जो इन्वेस्टमेंट था, हर साल कम हो गया है। तो मैं समझता हूं कि इस बजट में आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है, अभी तक सुधारा नहीं है। पिछले 4 साल से लोगों के लिए काम नहीं हो रहा है, काम जनरेशन नहीं है, तो एक आर्थिक स्थिति गंभीर है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट तो सरकार ने कम किया है और करंट अकाउंट डेफिसिट तो कम किया है, उसके लिए उसको फुल क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन बहुत मुश्किल की स्थिति है आर्थिक स्थिति हमारी, और ये बजट में आगे आ रहा है। Yes, there's one very major concern. Now, the finance minister has said the fuel subsidy of FY14 of 35,000 crores will be rolled over to next year. So, in a way, he wants to say that fiscal deficit will be contained. But what happens to the balance sheet of these oil marketing companies? Will all their under recoveries will be paid out of the budget for the next year? So, virtually passing on the all that the burden or the tension to the next government, they have to take a call how they will meet these under recoveries. अमीन साहब, अब पूरा आपके लिए है मंच। 2 मुद्दे कहे गए हैं जी। मोहनदास पाई जी ने बहुत अच्छा कहा है। उन्होंने कहा है कि आपने कमाई नहीं की है और आपका खर्चा बढ़ गया है, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो गया है। पता नहीं इनकी कौन सी लॉजिक है। अगर आपकी कमाई कम हो गई और आपका खर्चा बढ़ गया है, वो मैं आपको बता देता हूं, वो 80,000 करोड़ है जो आपने खर्च नहीं किया था। और दूसरा मुद्दा, जो दूसरा पॉइंट उन्होंने आपके दूसरे विशेषज्ञ ने कहा है कि 35,000 करोड़ रुपए जो अगले साल में रोल ओवर है, ये रोल ओवर है, तो साथ ही साथ पिछले साल से 45,000 करोड़ का रोल ओवर इस साल में भी आया है, तो वो तो बैलेंस हो गया ना। चलिए, तो आप केवल एक तरफ क्यों देख रहे हैं? आपने एक हाथ दिया, एक हाथ दे दिया, एक हाथ ज्यादा लिया और दूसरे हाथ से हमने कम दिया है। अच्छा, बल्कि आपको 10 लाख करोड़ का क्रेडिट मिलना चाहिए। उर्मिलेश जी ने जो शिक्षा की बात कही, उर्मिलेश जी ने 2 पॉइंट कहे, बिल्कुल उर्मिलेश जी ने 2 पॉइंट कहे, एक है स्वास्थ्य के ऊपर और एक है शिक्षा के ऊपर। मैं आप आंकड़े लेंगे कि आपने इतने स्कूल खुलवा दिए, स्थिति क्या है साहब? मैं आपको बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं कहूंगा। एजुकेशन पहले 10,000 करोड़ थे, आज की तारीख में 80,000 करोड़ तकरीबन हो गए। भ्रष्टाचार वहां जमकर होता है, वहां पर टीचर नहीं होते हैं, पेमेंट होता है। जहां पे सरकार काम करती है, वहां पे उनका बजट बढ़ गया है, वहां आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और जहां नहीं हो गया वहां पे बोल रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है? मैं नहीं कह रहा कि भ्रष्टाचार नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि शिक्षा में अगर कुछ नहीं हुआ है। रूरल हेल्थ मिशन का क्या हाल है दीपक साहब? उर्मिलेश जी एक मिनट, उर्मिलेश जी एक मिनट, मुझे मेरे 2 पॉइंट कहने दीजिए। आपने 2 पॉइंट कहे, एक शिक्षा के ऊपर स्वास्थ्य 10,000 करोड़ का 80,000 करोड़ हो गया है। स्वास्थ्य के ऊपर 7,000 करोड़ था, आज के तारीख में 36,000 करोड़ हो गया है, 5 गुना हो गया है। और बताइए हमारी आबादी कितनी है? और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप बताइए ना, हमारी आबादी हमारी 5 गुना नहीं हुई है। नहीं, आबादी 5 गुना नहीं हुई है, लेकिन आप जरा सोचिए तो सही, पर व्यक्ति स्पेंड आपके देश में कितना है? शर्मनाक है।
बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये शर्मनाक है। अगर आप 2,70,000 करोड़ सिर्फ राजीव गांधी और इंदिरा गांधी योजना और तमाम योजनाओं में और मनरेगा में सब जगह ठूसने के लिए तैयार हैं, आप स्वास्थ्य पर क्यों नहीं पैसा खर्च करने के लिए तैयार? स्वास्थ्य पर हमने कहा ना आपको, स्वास्थ्य पर हमारा 5 गुना हो गया है, 5 गुना बजट हो गया है। नलिन जी, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? कौन से आंकड़े की बात कर रहे हैं? यदि आर्थिक नीति इतनी सफल होती और इनका आर्थिक प्लान टोटल इतना सक्सेसफुल था, तो फिर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को 1 सेकंड नहीं लगता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने में। तो ये मुझे लगता है इसमें कोई ज्यादा नहीं है। जो अर्थनीति है और राजनीति दोनों साथ साथ चलती हैं। कांग्रेस पार्टी कतरा रही है। 2009 में तो घोषित किया उन्होंने मनमोहन सिंह जी को, 2014 में भी मनमोहन सिंह जी अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उस लॉजिक से ये हमारे ये प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे करेगी नहीं। आंकड़ों की एक खासियत है अजय भाई कि आप उनके साथ खेल सकते हैं। सत्य यह है कि आप पूछे कि गरीब के प्लेट में खाना सस्ता हुआ, महंगा हुआ, और क्या खाना घटा या बढ़ा? नौकरियां आसानी से मिल रही है या नहीं मिल रही? अभी हमारे दोस्त ने कांग्रेस पार्टी से ज्ञान दिया कि और प्रश्न उठाया फिस्कल डेफिसिट पे। आप चाहे तो मैं अगर अपना ईमेल एड्रेस देंगे तो मैं अरुण जेटली जी ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि फिस्कल डेफिसिट को कम दिखाने के लिए हमारे बहुत गुणी जो है वित्त मंत्री, उन्होंने 2 काम किए, क्योंकि कहीं तो आमदनी बढ़ी नहीं और दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर घटा दिया गया है। कई मंत्रालय हैं जहां 42%, 43% रिडक्शन हुआ है इस साल में जी। आप आंकड़ों की बात करते ग्रोथ रेट की, तो औसत लेते हैं पूरे 10 साल का, पिछले 3 साल का औसत है सिर्फ 5% या उससे कम। देखिए अल्टीमेटली मूड कैसा है, अगर अर्थनीति